हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, अक्सर ये देखा जाता है कि हर कोई महिला के अधिकारों की बात करता है और हमारे समाज में भी महिला को ही ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। साथ ही हमारा जो कानून है उसमें भी महिलाओं के लिए बहुत से अधिकार दिए गए हैं, जिनका इस्तेमाल करके जो महिलाएं हैं वो गलत तरीके से फ़ायदा उठा रही है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में महिला के अधिकारों की बात ना करते हुए हम उन अधिकारों को जानेंगे जो हमारे कानून में पुरुषों को दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम उस अधिकार की बात करते हैं जो कि हर एक पुरुष को दिया गया है। दोस्तों, अगर आप अपनी पत्नी से परेशान हैं और अब आप अपनी पत्नी से परेशान होकर के उनसे तलाक लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कानून में पुरुषों को क्या अधिकार दिया गया है, वो कौन सा सेक्शन है जिसके आधार पर जो पुरुष है वो कोर्ट में अपनी तरफ से तलाक का केस डाल सकते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13(1)(a) में पुरुषों को और महिलाओं को दोनों को ही ये अधिकार दिया गया है कि अगर उनका साथी उनके साथ क्रुएल्टी करता है, मार पिटाई करता है, मानसिक प्रताड़ना देता है या फिर किसी भी तरह की ऐसी क्रुएल्टी करता है या टॉर्चर करता है कि जो साथी है वो बिल्कुल परेशान हो गया है और अब वो अपने साथी के साथ रहना नहीं चाहता है, तो इस आधार पर महिला और पुरुष दोनों को ये अधिकार दिए गए हैं कि वो अपने साथी से डिवोर्स ले सकता है। और उसके लिए जो कोर्ट में पिटीशन डाली जाएगी वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13(1)(a) में डाली जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम सिर्फ पुरुषों की बात करें तो पुरुषों के पास जो कोर्ट में जाने का आधार है, केस डालने का अधिकार है, वो पहले नंबर पर क्रुएल्टी के बेस पर डाल सकते हैं, जिसमें कि जैसे कि अगर पत्नी है वो पति को मानसिक प्रताड़ना देती है, वो पति के साथ लड़ाई झगड़ा करती है, वो पति को ये कहती है कि उसको अलग से रहना है, सास ससुर के साथ नहीं रहना है, या फिर घर में लड़ाई झगड़ा करती है, या फिर पति के पेरेंट्स की पति के सामने बुराई करती है, तो इन आधारों पर जो पुरुष है वो अपनी पत्नी के अगेंस्ट कोर्ट में तलाक का केस डाल सकता है। दोस्तों, दूसरे अधिकार की बात करें, दोस्तों आपने सभी ने अक्सर ये सुना होगा कि पत्नी जो होती है उसको मेंटेनेंस का राइट होता है, और बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं भी जो अपनी पत्नी को मेंटेनेंस पे कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जो मेंटेनेंस का राइट है वो सिर्फ महिलाओं के पास ही है और पुरुषों के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 में पुरुषों को भी ये अधिकार दिया गया है कि अगर वो काम करने में कैपेबल नहीं है या फिर वो उस कंडीशन में नहीं है कि वो काम करके अपना खर्चा कर सके, और उनकी जो पत्नी है अगर वो अच्छा खासा काम करती है, वो अर्न करती है, तो जो पुरुष है वो अपनी पत्नी से मेंटेनेंस की मांग कर सकता है। दूसरे नंबर पर यह भी देखा जाएगा कि जो पत्नी है वो उतना अर्न करती है कि वो पति के और अपने एक्सपेंसेस को अफोर्ड कर सके। और थर्ड नंबर पर यह भी देखा जाएगा कि जो हस्बैंड है उसकी कंडीशन कैसी है, वो मेंटेनेंस डिजर्व करता है या नहीं है। अगर कोर्ट को ये लगता है कि जो हस्बैंड है वो उस कंडीशन में है कि वो काम भी नहीं कर सकता और उसको खर्चे के लिए पैसों की ज़रूरत है, और साथ ही जो उसकी पत्नी है वो काम भी करती है, उसके पास जॉब भी है, वो अच्छी अर्निंग कर रही है, देन ऐसी कंडीशन में जो हस्बैंड है उसको भी मेंटेनेंस मिलेगा। हस्बैंड के पास भी ये राइट है कि हस्बैंड भी हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 में कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा सकता है जिसमें वो अपनी पत्नी से मेंटेनेंस की मांग कर सकता है। ये है हमारा दूसरा राइट। तो दोस्तों, अब आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि महिला के पास तो मेंटेनेंस का राइट है और आपके पास तो मेंटेनेंस का राइट नहीं है। अगर आप काम करने में असमर्थ हैं और आपकी पत्नी काम करती है तो आप भी अपनी पत्नी से मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं। अब अगर हम तीसरे नंबर की बात करें, जो आपके पास अधिकार है वो है चाइल्ड कस्टडी का अधिकार। तो अगर आप पति पत्नी के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है या फिर कोई डिस्प्यूट हुआ है जिसके कारण आप दोनों अलग अलग रह रहे हैं और ऐसे में आपके बच्चे हैं, तो बच्चे की कस्टडी का राइट भी हस्बैंड के पास होता है। ऐसा नहीं है कि अगर बच्चों को वाइफ लेकर के कहीं दूर चली गई है या अपने मायके चली गई है और आप अपने बच्चों को अपने साथ रखने का अधिकार नहीं रखते। जी हाँ दोस्तों, जो पुरुष होते हैं, जो पिता होते हैं, उनके पास भी ये राइट होता है कि वो कोर्ट में जा करके हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 23 में अपने चाइल्ड की कस्टडी के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भी जो चाइल्ड है उसका वेलफेयर पहले देखा जाएगा। कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि जो बच्चा है उसकी एज कितनी है, और साथ ही जो फादर है
उसके पास अर्निंग का क्या सोर्स है, जो मदर है उसके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि बच्चा किसके पास रहेगा। अगर कोर्ट को ये लगता है कि चाइल्ड का, जो बच्चे का वेलफेयर वो पिता के साथ रहने में रहेगा, तो बच्चे को पिता के साथ भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर बच्चा 5 साल से छोटा है तो उसको मदर के साथ रहने के ही ऑर्डर दिए जाते हैं। तो पहले आप ये देखें कि आपके बच्चे की एज कितनी है और बच्चा आपके साथ रहना चाहता भी है या नहीं। अगर बच्चा आपके साथ रहना चाहता है देन आप कोर्ट में हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 26 में जाकर के अपने बच्चे की कस्टडी का केस डाल सकते हैं और बच्चे की कस्टडी आपको मिल जाएगी। अब अगर हम 4th नंबर की बात करें तो दोस्तों, कई बार ये होता है कि जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं वो दोनों के दोनों जॉइंट में कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं या कुछ ऐसी एसेट्स खरीद लेते हैं जो कि दोनों की जॉइंट होती है। लेकिन बाद में क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है और उस टाइम पे जो वाइफ है या हस्बैंड है वो साथ में नहीं रहना चाहते और वो एक दूसरे से डिवोर्स लेना चाहते हैं। तो ऐसे में जो दोनों की जॉइंट में खरीदी हुई प्रॉपर्टी है या कुछ ऐसी वैल्यूबल चीज़ है जो दोनों ने साथ में मिलकर खरीदी है, तो यहाँ पर जो हस्बैंड है उसके पास भी ये राइट होता है कि जो वो प्रॉपर्टी है या वो जो भी वैल्यूबल चीज़ है उसमें से आधा आधा दोनों को शेयर मिले। ऐसा नहीं है कि अगर जो प्रॉपर्टी है वो वाइफ के नाम से खरीदी तो वो वाइफ की हो जाएगी। यहाँ पर यह भी देखा जाएगा कि जो प्रॉपर्टी को खरीदते टाइम पे किया था तो वो किसने पे किया था, और इन सब चीज़ों को देखते हुए हस्बैंड के पास ये राइट होता है कि वो उस प्रॉपर्टी का हाफ हाफ शेयर करा सके और दोनों को आधा आधा मिल सके। ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी वैल्यूएबल चीज़ अपनी पत्नी के नाम से खरीद ली तो वो पत्नी की हो जाएगी। जी नहीं दोस्तों, पति के पास ये राइट होता है कि वो कोर्ट को जाकर के बताए कि इस तरह से उन्होंने ये प्रॉपर्टी जॉइंट प्रॉपर्टी खरीदी है और उसमें हस्बैंड का भी शेयर है। अब हम बात करते हैं 5वें राइट की, जो कि हस्बैंड के पास है। दोस्तों, अगर आपकी वाइफ आपके साथ अब्यूज करती है, आपके साथ लड़ाई झगड़ा करती है या फिर आपके पेरेंट्स के साथ लड़ाई झगड़ा करती है, तो ऐसे में हर एक हस्बैंड को ये राइट होता है कि वो कोर्ट में जाकर के प्रोटेक्शन ऑर्डर ले सकते हैं। यानी कि अगर उनको ये डाउट है कि जो उनकी वाइफ है वो उनके साथ कुछ भी गलत कर सकती है या फिर वो उसके पेरेंट्स के साथ कुछ भी गलत कर सकती है, तो ऐसे में हस्बैंड के पास भी ये राइट होता है कि वो कोर्ट में जा करके एक एप्लीकेशन लगाए और जिसमें वो अपनी पत्नी से अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए प्रोटेक्शन की मांग कर सकता है। और ऐसे में अगर कोर्ट को लगता है कि जो हस्बैंड है और उसकी फैमिली है उनको सच में वाइफ से कुछ खतरा है या फिर वो वाइफ जो है उनको टॉर्चर करती है, परेशान करती है, लड़ाई झगड़ा करती है, तो ऐसे में हस्बैंड को प्रोटेक्शन ऑर्डर भी मिलते हैं और उसके बाद जो वाइफ है वो हस्बैंड के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकती। साथ ही जो हस्बैंड के पेरेंट्स है उनके साथ भी लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकती और उस तरह से जो हस्बैंड है वो अपने आप को और अपने पेरेंट्स को ऐसी पत्नी से जो कि लड़ाई झगड़ा करती है, झूठे एलिगेशन लगाती है, मानसिक प्रताड़ना देती है, टॉर्चर करती है, उससे सेव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 6ठे नंबर की। दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है कि उसकी इतनी इनकम नहीं है कि वो खुद का अपना वकील हायर कर सके, तो कोर्ट की तरफ से ऐसे व्यक्ति के लिए भी लीगल एड की सुविधा प्रदान की गई है। यानी कि अगर हस्बैंड कोर्ट में जाना चाहता है, वो कोर्ट से कुछ भी डिमांड करना चाहता है, लेकिन उसकी ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो अपना कोई प्राइवेट वकील हायर कर सके या फिर उसकी फीस पे कर सके, तो ऐसे में हस्बैंड के पास भी ये राइट होता है कि वो कोर्ट में जाकर के फ्री लीगल एड से अपना एक वकील ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस है कि यहाँ पर कोर्ट पहले ये देखे कि जो व्यक्ति कोर्ट में गया है फ्री लीगल एड के लिए उसकी एनुअल इनकम कितनी है। अगर उसकी एनुअल इनकम 3 लाख रुपए से कम है तो उसको इजीली कोर्ट से फ्री का वकील दे दिया जाएगा। तो ये भी आपके पास राइट है। अगर आपके पास पैसे नहीं है लेकिन आप कोर्ट जाना चाहते हैं, अपना केस डालना चाहते हैं, तो आपके पास भी ये अधिकार है कि आप कोर्ट से फ्री का वकील ले सकते हैं और उसके लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं अगले अधिकार की। दोस्तों, अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस डाला है और ऐसे में कोर्ट ने आपको नोटिस भेज करके कोर्ट में अपीयर होने के लिए बोला है। अब आप कोर्ट में अपीयर हो जाते हैं, वहाँ पर कोर्ट आपको बोलती है कि आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस पे करें, लेकिन आपको ये पता है कि आपकी जो पत्नी है वो वेल एजुकेटेड है
और उसके पास सोर्स ऑफ इनकम भी है। तो ऐसे में आप कोर्ट को बता सकते हैं कि जो आपकी पत्नी है वो वेल एजुकेटेड है, उसके पास सोर्स ऑफ इनकम है। साथ ही अगर आप कम कमाते हैं या फिर आपकी जो एजुकेशन है वो आपकी वाइफ से कम है, तो ऐसे में कोर्ट को आप ये भी ज़रूर बताएं कि आपकी जो एजुकेशन है वो वाइफ की एजुकेशन से कम है, आपकी अर्निंग भी कम है और आपकी जो वाइफ है वो खुद में कैपेबल है कि वो अपने आप को मेंटेन कर सके। ऐसे में अगर आप इस तरीके से चीज़ों को कोर्ट में पेश करते हैं तो कोर्ट जो आपकी पत्नी का मेंटेनेंस का केस है उसको भी डिसमिस कर सकती है और आपके ऊपर कोई बर्डन भी नहीं आएगा कि आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस दें। तो ये भी अधिकार आपके पास है। अगर आप कोर्ट में ये प्रूव कर देते हैं कि आपकी जो पत्नी है वो वेल एजुकेटेड है, उसके पास सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन वो सिर्फ मेंटेनेंस लेने की वजह से जॉब नहीं कर रही है, अगर आप कोर्ट को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझा सकते हैं, देन आपकी वाइफ का जो मेंटेनेंस का केस है उसको भी कोर्ट की तरफ से खारिज किया जा सकता है और आप इस तरीके से मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। दोस्तों, ये कुछ अधिकार है जो हमारे कानून में पुरुषों को और पतियों को दिए गए हैं, लेकिन इन अधिकारों की जानकारी ना होने की वजह से जो हस्बैंड है या जो पुरुष है वो कोर्ट में जूझते रहते हैं और वो अपना ही नुकसान कराते रहते हैं, क्योंकि उनको अपने अधिकारों के बारे में नॉलेज नहीं होती है। दोस्तों, आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने अधिकारों के बारे में पता चला होगा और आप आगे इन सब अधिकारों को यूज़ भी करेंगे। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर इन अधिकारों से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।